आने वाले 5 सालों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स में आप मंगोलिया का नाम बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं। मंगोलिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। जरा चर्चा करते हैं मंगोलिया की लोकेशन से। मंगोलिया ईस्ट एशिया में प्रेजेंट है, ऊपर रशिया और नीचे चाइना। रशिया पर डिपेंडेंट है फॉर फ्यूल एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी, और इसी बीच इंडिया ने यहां पर रिफाइनरी स्टेब्लिश करने के ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड दिस, जिससे कि ग्रेजुअली उस डिपेंडेंस को भी कम किया जा सके। चाइना मोर देन 50% एक्सटर्नल ट्रेड मंगोलिया के साथ करता है। मेजरली जो कंज्यूमर गुड्स है मंगोलिया में वो चाइना से आते हैं, और मंगोलिया चाइना को वापस भेजता है कोल, गोल्ड एंड कॉपर। कॉपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस में जरा थोड़ा इतिहास में लेकर चलते हैं। एक समय पर मंगोल, आपने सुना होगा चंगेज खान का नाम। चंगेज खान के ग्रैंडसन कुबलई खान एक समय पर चाइना प्रोपर पर उसने अपना राज जमा लिया था। डायनेस्टी का नाम था युआन। कुछ क्लिक हुआ है क्या? युआन करेंसी। जैसे युआन का डिक्लाइन हुआ, मंगोल्स वापस इस एरिया में आ जाते हैं। मंगोल एक एथनिसिटी है। उसके बाद हम किंग डायनेस्टी का राज देखते हैं, और 1911 किंग डायनेस्टी का डिक्लाइन होते हुए दिखता है। ये वो समय था जब चाइना में भी किंग डायनेस्टी के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। मंगोलिया ने कहा कि हम आजाद हैं, लेकिन आजाद पूरी तरह हुए नहीं। समय आता है 1921 का, 1921। इस समय तक यूएसएसआर बहुत बड़ा प्रभुत्व रखता था इस एरिया पर। पीछे से यूएसएसआर का सपोर्ट था मंगोलिया को, और 1921 में जाकर प्रॉपर इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम चाइना के चंगुल से आजाद हैं। और इस क्योंकि सपोर्ट यूएसएसआर ने किया है, तो जाहिर सी बात है सोशलिस्ट लीडिंग गवर्नमेंट यहां पर बनती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल। ऐसी सरकार 1921 में बन तो गई, लेकिन एक तरीके से सैटेलाइट ऑफ यूएसएसआर की तरह वो काम कर रही थी। समय आता है 1945, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 का एंड। ये वो समय था, अभी काफी चीजें क्लियर नहीं थी, यानी कि कंसोलिडेट होनी थी पावर एट द सेंटर ऑफ मंगोलिया। अभी जिस समय मंगोलिया खड़ा है, तो मंगोलिया 1945 में एक बड़ा भाग खो बैठता है, जिसको आज हम चाइना का भाग मानते हैं, इनर मंगोलिया। मैं आपको दिखा देता हूं, यस, ये है इनर मंगोलिया। आज ये चाइना का भाग है। चाइना इसको एक कंटेस्टेड रीजन मानता है, क्योंकि यहां पर आजादी की मांगे उठती रहती हैं। इनर मंगोलिया, जिंगजेंग रीजन और तिब्बत, तीनों जगह आजादी की मांग, तीनों जगह चाइना का दमन। इनर मंगोलिया में एक समय पर इतनी मंगोल पॉपुलेशन थी जितनी इस पूरे मंगोलिया में नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली चाइना की पॉलिसी से चाइना ने यहां पर हान डायनेस्टी, जो चाइनीज डायनेस्टी है, जो हान एथनिसिटी जो यहां पर पाई जाती है, जो प्रोमिनेंट पोजीशंस रखते हैं चाइना की सरकार में, मिलिट्री में, उन लोगों को यहां पर स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे कि यहां पर मंगोल पॉपुलेशन की संख्या चेंज हो जाए, और धीरे धीरे वो इनके कल्चर और रिलीजियस एस्पेक्ट पर भी दमन करने लग गए। नाउ अभी 1990 यानी कि 1988 की बात करते हैं। 1988 में अब मंगोलिया में खुद एक काउंटर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आने लग गया। यानी कि मैंने बताया था ना, 1921 ऑनवर्ड्स यूएसएसआर ने हेल्प की थी, तो सोशलिस्ट लीनिंग सरकार थी। 1988 में अब यूएसएसआर खुद वीक हो रहा था, तो मंगोलिया में भी आवाज उठी, अरे कम्युनिज्म को हटाओ, डेमोक्रेसी को लाओ। फाइनली 1990 वो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल होता है और लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब थोड़ा इस तरीके से इसको स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट कीजिए कि मंगोलिया के ऊपर रशिया, और रशिया ऑटोक्रेटिक चलता है। मंगोलिया के नीचे चाइना ऑटोक्रेटिक चलता है, और बीच में है डेमोक्रेटिक मंगोलिया। डेमोक्रेटिक मंगोलिया पीस लविंग है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करता है। कुछ कनेक्शन आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इंडिया का भाई है, बीच में है वहां पर, तो यानी कि यहां पर अपना ब्रिज जो है बन जाएगा, राइट? तो एक बैलेंस करता है ये दोनों के बीच में रिश्तों को, किसी के साथ खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मंगोलिया चाहता है कि थर्ड फ्रेंड भी होना चाहिए, जो अल्टरनेटिव हो सके एनर्जी में, अल्टरनेटिव हो सके मैन्युफैक्चरिंग में। एनर्जी का मतलब जैसे फ्यूल, तो अब मंगोलिया के रिसोर्सेस को कोई हार्नेस करे और खरीद ले, तो मंगोलिया की कमाई होगी कि नहीं होगी तीसरे से, तो डिपेंडेंस इन पर थोड़ी कम हो जाएगी। तो मंगोलिया डेमोक्रेटिक है। मंगोलिया चाहता है अब तक मेरी मार्केट इकोनॉमी का फायदा मैं ले नहीं पाया हूं, मैं दोनों के बीच में लैंडलॉक्ड हूं, फंसा हुआ हूं। 1911-1921 की कहानी मैंने आपको अभी बताई है। यहां पर
थ्रेट फ्रॉम चाइना। अब चाइना क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को इन्फ्लक्स कर रहा है, उस एरिया में चेंज कर रहा है, और यहां पर मंगोलिया को जैसे उसने एनेक्स किया तो जो आवाज थी, अब वो आवाज दोनों साइड है, मतलब भाई एथनिक कनेक्शन है तो जाहिर सी बात है अब मंगोलिया को भी एक थ्रेट है कि जिस तरीके से चाइना अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है मिलिट्रली, इकोनॉमिकली, कहीं ऐसा ना हो वो आगे जाकर मंगोलिया के किसी अन्य भाग को भी कहने लगे अरे ये तो हमारा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में तो एनेक्स कर लिया था ना ये वाला पार्ट, इनर मंगोलिया वाला, राइट। सो ये इनर मंगोलिया में मतलब पॉपुलेशन का रेशियो अब ऐसा हो गया है 6:1। पहले जो है मंगोल पॉपुलेशन ही यहाँ पर रहती थी। ये देखिए क्या कर रहे हैं, एजुकेशन, यानी कि हान वहाँ पर गए तो पहले शुरुआत में कहा कि चलो यहाँ पर बाइलिंगुअल चलेगी, यानी कि मंगोलॉइड लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली क्योंकि एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से होती है चाइना में, तो 1,90,000 सीट थी, उनको घटाकर 17,000 कर दिया गया जो बाइलिंगुअल पब्लिक स्कूल थे। यानी कि फिर कहा कि नहीं केवल मैंड्रिन में पढ़ाया जाएगा, तो ये मंगोल कल्चर के ऊपर एक प्रहार है कि नहीं है। लिटरेचर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, हर चीज जो है मैंड्रिन में पढ़ाई जा रही है, और ऐसा ही स्ट्रेटजी वो तिब्बत के साथ करता है, जिंगजियांग के साथ करता है। देखिए जो हमारी टेरिटरी के लिए खतरा है तो उसकी कमजोरियां हमें पता होनी चाहिए, वहां पर हमारे एसेट्स होने चाहिए, इसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं, राइट। इनर मंगोल, इनको एक तरीके से रिलीजियस फ्रीडम डिनाई की गई है, जो वो भाग है जो खुद चाइना ने कब्जाया हुआ है। कारण जो इनर मंगोल्स हैं वो वहां पर चाइना जो है अपनी तरह का बुद्धिस्ट जो क्या कहते हैं रिलीजन है उसको फैला रहा है, जबकि मंगोल जो है वो तिब्बत बेस्ड बुद्धिज्म को मानते हैं, यानी कि वो दलाई लामा को अपना धर्मगुरु मानते हैं। अब खुद ही सोचिए आप, जो दलाई लामा को अपना धर्मगुरु मानते हैं और चाइना उनके खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है मंगोल्स को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। चाइना अपने वर्जन का बुद्धिस्ट फे जो यू कैन से बुद्धिज्म को फैलाना चाहता है, जहां पर जो धार्मिक लीडर्स हों बुद्धिज्म में वो चाइना के कंट्रोल में हो। अब इंडिया मंगोल रिलेशन में एक हाईलाइट है 2015 में मोदी जी की विजिट, और उसके बाद से रिश्ते और बेहतर हुए हैं। 3 एरेना है, देखिए सिक्योरिटी एरिया में हमारा कोऑपरेशन है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, हम मंगोल जो मिलिट्री है उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, सिविल न्यूक्लियर डील है, यानी कि वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में टेक्नोलॉजी में इंडिया इज पार्टनरिंग, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है हमारा डिफेंस कोऑपरेशन में भी, तो मंगोल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। नोमैडिक एलिफेंट नामक एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद खान क्वेस्ट, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें भी हम जो है पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये नोमैडिक एलिफेंट ये जरूर ध्यान रखिएगा मंगोल, ठीक है। कल्चरल डिप्लोमेसी हमारा वाइटल कॉम्पोनेंट है, क्योंकि हमें कॉमन क्या है, बुद्धिज्म कॉमन है, और क्या है, डेमोक्रेसी कॉमन है, राइट। तो ये हमारे रिलेशंस में फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है। अब इंडिया कैसे सी करता है, मतलब कैसे देखता है मंगोलिया को, देखिए यहां पर मुझे याद आता है चाणक्य जी का मंडल सिद्धांत। चाणक्य ने एक बात कही थी कि जो तुम्हारा पड़ोसी है, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया का पड़ोसी चाइना, और सब चाइना के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं बाउंड्री को लेकर, तो ऐसे में चाइना हमारा पड़ोसी और चाइना के साथ एडवर्शियल रिलेशन, तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारा पड़ोसी है ये तुम्हारा एनिमी है, लेकिन तुम्हारे एनिमी का जो पड़ोसी है ये तुम्हारा फ्रेंड है, यानी कि मंगोलिया के साथ बेहतर रिश्ते तुम्हें अपने एनिमी पर प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या हम चाणक्यन इनसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, अभी कर रहे हैं कि नहीं, अभी पता लगेगा आपको। जैसे कि ऑथोरिटेरियन सरकारें हैं दोनों, तो मंगोल खुद चाहता है डेमोक्रेटिक पार्टनर, मंगोलिया हमारे साथ चाहता है टेररिज्म के मामले में, क्लाइमेट चेंज के मामले में, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी में हम अपनी एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर करें। ऑलरेडी हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट में अब हम मंगोलिया को भी देखते हैं, तो यानी कि ईस्ट एशिया में मजबूत होंगे हम, मंगोलिया के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, तो राइट। मंगोलिया चाहता है कि अपनी ओवर डिपेंडेंस चाइना पर रिड्यूस करे, तो इंडिया इज लाइक अरे हम खड़े तो हैं तुम्हारे साथ, क्यों ही टेंशन ले रहे हो, राइट। मंगोलिया अगर लुक बियॉन्ड चाइना चाहता है, तो मंगोलिया को पता है कि अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है इस एरिया में, कोई अगर खड़ा है तो वो इंडिया है। तो दैट इज व्हाई हम पिछले कुछ समय में देखते हैं कि मंगोलिया हमारे साथ आ रहा है। आपने इतना ज्यादा मंगोलिया को चर्चा में नहीं सुना है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह जब चाइना जो है नेपाल पर खेलना चाह रहा है, भूटान पर खेलना चाह रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, कह रहा है इंडिया पर अपनी पॉलिसी को चेंज करो, नेपाल तुम अपनी पॉलिसी को चेंज करो, तो आपको नहीं लगता कि हमें मंगोलिया में और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, मंगोलिया में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बढ़ेगा, डबल डिजिट ग्रोथ रेट है मंगोलिया की। अब बैलेंस हमें इसलिए भी करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी, यानी कि भारत को घेरने की तैयारी, जिसमें कि श्रीलंका, हम्बनटोटा पोर्ट, ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान, यहां पर क्यूपिक पोर्ट,
तो यानी कि वो इंडिया को घेरना चाह रहे हैं, यहां से सी पैक। तो हम भी तो कर रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़ा ना बैठे हैं। अभी बताते हैं आपको स्ट्रेटेजी। नाउ कमिंग बैक टू अ टॉपिक, हम बात कर रहे हैं डायमंड नेकलेस थियरी की। ये देखिए, छाबहार, डुकुम पोर्ट, एजम्पशन आइलैंड, सबांग पोर्ट, यहां पर चांगी, सिंगापुर, वियतनाम, जापान, मंगोलिया, ये हमारा क्या है? ये नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी है। हम भी चाइना को घेरना चाह रहे हैं, तो इसमें डायमंड है मंगोलिया, राइट? तो यानी कि हमारी पॉलिसी में तो है। ये जरा देखिए, यहां पर चाइना ऑलरेडी पावर ऑफ साइबेरिया 2 नामक पाइपलाइन बना रहा है, जो रशिया से होकर जा रही है, मंगोलिया से होकर जाते हुए फिर चाइना में जा रही है। यानी कि चाइना अपनी एनर्जी सप्लाईज को लाना चाह रहा है रशिया से वाया मंगोलिया। अब आप कहेंगे सर हम क्या करेंगे इसमें? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं हम इसमें। देखिए, मंगोलिया को पता है कि भाई चाइना एक्सपेंशनिस्ट पावर है। ताइवान का हाल, साउथ चाइना सी का हाल, और इधर इंडिया पर भी वो अपने फुटप्रिंट जमाना चाहता है, सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। तो ऐसे में मिलिट्री एंगेजमेंट वो हमारे साथ ऑलरेडी कर रहा है। जब हम उनकी मिलिट्री को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहां पर हमारी फोर्सेस अगर मौजूद रहेंगी, तो मुझे बताइए, इन द इवेंट ऑफ वॉर विद चाइना, हम अगर इस एनर्जी सप्लाई को कट कर दें इन कोऑपरेशन विद मंगोलिया, तो यानी कि एक स्ट्रेटेजिक जीत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो दिस इज वन। अब देखिए, कई बार हमें करना नहीं होता, लेकिन हम कर सकते हैं, ये हमें दिखाना होता है, जिससे कि दूसरा यानी कि चाइना कुछ गड़बड़ियां ना करे हमारे नॉर्थ ईस्ट में या फिर लद्दाख वाले रीजन में, राइट? तो ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमें लेनी होगी, जो दूसरे के लिए एसेंशियल है उस पर आप काबिज हो, ये जरूरी होता है, राइट? सिक्योरिटी मैट्रिक्स में जरूरी होता है कि वर्स्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज के लिए आप पहले से ही तैयार रहो। इकोनॉमिक माइट को काउंटर करना चाहता है, तो ऐसे में इकोनॉमिक पोटेंशियल है मंगोलिया में, कॉपर, गोल्ड, कोल, रेयर अर्थ मटेरियल। तो हम कह रहे हैं कि यार तुम इनके चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, हमारे साथ एंगेज करो, तो ऐसे में डिपेंडेंस कम होगी तुम्हारी चाइना पर। 2009 में हमने सिविल न्यूक्लियर डील करी थी मंगोलिया के साथ। 17.5% का ग्रोथ रेट मंगोलिया का। तो यहां पर निवेश करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? कोपर वाले एरिया में, कोल वाले एरिया में इन्होंने मल्टीपल एक्चुअली जो माइंस हैं उसको ओपन किया है, तो हमारे लिए फायदा है, राइट? तो एनर्जी पोटेंशियल है वहां पर, और एनर्जी हमें चाहिए क्योंकि हमें चीप रिलायबल एनर्जी सोर्स चाहिए, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट? तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू इन्वेस्ट हैविली। मतलब हमें बुलिश होना पड़ेगा मंगोलिया पर, मतलब मंगोलिया चर्चा में रहना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, लार्जर कंट्रीज जैसे कि चाइना, ये छोटे कंट्रीज को ट्रैम्पल करने की कोशिश करते हैं अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट से। इंडिया का ट्रेंड ये रहा है कि इंडिया इन छोटे देशों के जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए खड़ा रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, 1945 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1947 में हम आजाद हुए उसके बाद। तो हमें उसी इमेज को बरकरार रखना होगा और ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा। इससे पहले हम कॉलोनियलिज्म के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़े होते थे, तो आज हम अब जो नए तरह का ये नियो कॉलोनियलिज्म चल रहा है कि दूसरे की इकोनॉमी को डिपेंडेंट बना लो, फिर उनको आर्म ट्विस्ट करो, इस सब के खिलाफ इंडिया को खड़ा होना पड़ेगा। और मंगोलिया इज अ गुड एग्जांपल वेयर वी शुड इन्वेस्ट। यहां पर मिडिल पाथ की स्ट्रेटजी जो बुद्धा ने सिखाई है कि यानी कि शांति का रास्ता आप संबंध बनाने में काम आएगा, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मध्यम मार्ग, राइट? इंडिया को ये नहीं दिखाना रिविजनिस्ट पावर है, राइट? क्योंकि वो चाइना की इमेज है, राइट? वी आर हियर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, राइट? एशियन, अभी एक पर्सपेक्टिव ये दिया जाता है कि देखो चाइना और इंडिया दोनों मिलकर एशियन सेंचुरी लाएंगे, और कई बार अगर दूसरा मिलना ना चाह रहा हो आपसे, दबाना चाह रहा हो आपको, लेकिन अगर आप बड़ी पावर बन गए, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रूल है, पावर शेक्स हैंड विद पावर। अगर आप ताकतवर हैं तो तभी दूसरा आपसे हाथ मिलाएगा। अगर गैप बहुत ज्यादा है ना, हल्के मिलेगा दूसरा। तो ऐसे में जहां नब्ज है चाइना की, पड़ोसी एरिया, दबाव, वहां पर मजबूत हो जाओ, चाइना शेक करना स्टार्ट करेगा। हिंट्स नाउ एग्जामिन द जियोस्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मंगोलिया फॉर इंडिया। मुझे लगता है अब तक तो ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।